नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 23 फरवरी और 23 फरवरी के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कुछ ऐसे हैं। सबसे पहला आर्टिकल है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मातृभाषा दिवस। उरूसी आर्किटेक्चर का डिजाइन, ग्लेशियल फ्लड में लेक्स का आना, जादुई पिटारा, सोलर एनर्जी और डिजिटल लैंडिंग। सबसे पहला है हमारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अभी रिसेंटली ही जो हमारे होम मिनिस्टर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन मतलब सहकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं जिनका नाम है अमित शाह, उन्होंने यहाँ पर देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाने की शुभकामनाएं जो है वो दी है। एक्चुअली में ये अंतर्राष्ट्रीय ये जो दिवस है ये कब से मनाया जा रहा है? ये दिवस जो है वो 21 फरवरी से यूनेस्को ने बोला था, घोषित किया था, और तब से इसको जो है 1999 में घोषित किया था और 21 फरवरी को 2000 से ये चीज मनाते आ रही है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि बांग्लादेश जो है वो अपनी मातृभाषा बांग्ला की रक्षा के लिए एक लंबे संघर्ष में था। तो वहां एक ये कनाडा में रहने वाला एक बांग्लादेशी था, रफीकुल इस्लाम, उन्होंने इसके ऊपर यहाँ पर बोला था और उसके बाद फिर वहां से ये चीज की शुरुआत जो है वो कर दी गई। काफी अच्छी पहल थी। और इस दिन जो है भाषा का आंदोलन, बंगाली भाषा का, जिसके अंतर्गत पूर्वी पाकिस्तान में जातीय राष्ट्रवाद की नींव रखी गई थी और 1971 के बांग्लादेश के निर्माण को बनाया गया था। 21 फरवरी के नाम से इसको जाना जाता है। ढाका के स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर यहाँ पे लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा, इसका रीजन पूछा जा सकता है और कब मनाया जाता है ये हमसे पूछा जा सकता है। बाकी तो इससे देखो कोई सवाल नहीं बनते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ इस टाइप का सवाल तो डेफिनेटली बनता है कि इसको कब मनाया जाता है और इसके पीछे मनाने का जो उपलक्ष्य है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है या इसका जो मोटिव है वो एग्जैक्टली क्या है। ऑब्जेक्टिव से देखिए सवाल आते हैं, इसको मत भूलिएगा। ऑब्जेक्टिव से हमारे सवाल पूछे ही जाते हैं, ऑब्जेक्टिव से आते हैं क्वेश्चन कि भाई किसने, कब, क्यों, क्या, कैसे, ये सब, ठीक है ना। तो इसकी हिस्ट्री कुछ इस प्रकार की है कि जब भारत हमारा यहाँ पर 1947 में आजाद होता है तो यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनते हैं। ईस्ट पाकिस्तान जो था यहाँ पर उसमें सारे बंगाली बोलने वाले लोग थे। क्यों? क्योंकि वो बांग्ला से सेपरेट हुआ था, तब बांग्लादेश बना था। और बहुत अलग भी था, वेस्ट पाकिस्तान में पूरे उर्दू बोलने वाले लोग थे, पंजाब से सेपरेट हुआ था। इसलिए यहाँ पर 1948 में पाकिस्तान की सरकार ने ये बोला कि उर्दू जो है वो इकलौती स्टेट लैंग्वेज हम बनाएंगे ईस्ट पाकिस्तान में। इस चीज का रिवोल्ट हुआ था कहाँ पर? ईस्ट पाकिस्तान में। ठीक है, वहां पे जो है एक केंद्रीय राष्ट्रभाषा भाषा कर्मचारी परिषद जो है वो बनाई गई थी जिसने इसका विरोध किया। और फाइनली फिर इससे जो है काफी बड़े प्रोटेस्ट हुए। 21 फरवरी को यहाँ पर पूरे के पूरे बांग्लादेश में ढाका के अंदर हड़ताल और प्रदर्शन करना करना किया गया। और जो 1954 में मुस्लिम लीग थी पूर्वी पाकिस्तान में जो विधानसभा के चुनाव थे उनको हार गई थी, जिसकी वजह से 1956 में पाकिस्तान का पहला संविधान जो है वो वहां पर लागू किया गया था। तो उर्दू को अपनाने की बात की गई थी, जिसकी वजह से वहां पर मतलब ये था कि यार अगर आप किसी उर्दू लैंग्वेज को अपना लोगे तो आपकी अपनी जो लैंग्वेज की जो पहचान है वो तो कहीं खो जाएगी, आपकी लैंग्वेज की तो कोई पहचान ही नहीं रह पाएगी। तो इस चीज को खत्म करने के लिए क्या किया गया, ये एक जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है उसके रूप में इसको मनाया गया। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि मदर लैंग्वेज, मातृभाषा का जो हमारा दिवस है, हर एक को यहाँ पर इसको संजो के रखने का अधिकार है। ठीक है भाई, 17 नवंबर को इसको बोला गया था, फाइनली इसको 21 तारीख को अपनाने की बात की गई है। अगली बारी 21 फरवरी 2024 को जो है वो मनाया जाएगा। तो इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है ना, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है भाई, बांग्लादेशी में से काफी इंपॉर्टेंस है। बांग्लादेशी जो पीपल है उनको यहाँ पर क्या बोला जाता है कि उन लोगों को एक शहीद मीनार है, उस शहीद मीनार पे जाना होता है अपनी ट्रिब्यूट देने के लिए, ताकि उन जिन लोगों की आप यहाँ पे डेथ हुई थी उनको आप ट्रिब्यूट दे सको।
ठीक है भाई, आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन, कब क्या कैसे, सीधा सीधा सवाल बन सकता है। क्लियर हो गया सबको भाई यहाँ तक ये पूरा ऑब्जेक्टिव? इससे सवाल आएगा तो इसको याद रखना। ठीक है भाई, लैंग्वेज से जुड़ा हुआ एक अवार्ड भी दिया जाता है जिसका नाम है लिंगुआ पैक्स प्राइज। लिंगुआ पैक्स प्राइज इसी में दिया जाता है, जो कि यहाँ पर आपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की अगर कोशिश करी है तो उसके लिए भी ये प्राइज बार्सिलोना में, बार्सिलोना कहाँ पर है, बार्सिलोना स्पेन में है, तो वहां पर यह अवार्ड दिया जाता है। ऐसे ही बांग्लादेश ने भी अपने एक अवार्ड निकाला है जिसका नाम है, आपको मैंने जो भी बताया भी था, ये वाला, दोबारा पढ़ लो इसको। यस, एकुशी। एकुशी फेब्रवरी या फिर एकुशी जो है, यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है, एकुशी हेरिटेज अवार्ड, एकुशी विरासत अवार्ड जो है वो इस पर्पस के लिए दिया जाता है। एकुशी यूथ अवार्ड, एकुशी हेरिटेज अवार्ड। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको ये वाला पूरा एक आर्टिकल? 5 मिनट भी नहीं लिए मैंने आप लोगों के, और एक पूरा आर्टिकल आपको क्लियर हो गया। तो आपको ऐसा ही है, आप लोगों को जो अपना आर्टिकल्स कंप्लीट करने हैं ना, आप 5-5 मिनट भी निकालोगे ना तो आपके काफी सारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, कई स्टूडेंट्स कहते हैं मैम थोड़ा जल्दी खत्म कर दो पूरे इसको, तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी खत्म करेंगे तो डिटेलिंग कहाँ जाएगी? डिटेलिंग भी तो करनी जरूरी है ना, डिटेलिंग जब तक हम लोग नहीं करेंगे समझेंगे कैसे? और इस बार का जो ये पूरा बनाया गया, इसकी थीम भी हमसे सवाल में आ सकती है, तो मैं आपको यहाँ पर थीम भी लिखवा दूं इस पूरे की, मेरे साथ लिखो इस पूरे की थीम क्या है। इस पूरे की थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, a necessity to transform education। ठीक है भाई, याद रखिएगा इसको, 2023 की है इस बार। सेकेंड आर्टिकल है हमारा उरूसी आर्किटेक्चर डिजाइन। जो उरूसी है उसका आर्किटेक्चर डिजाइन के बारे में है। बेसिकली उरूसी जो है वो एक, यहाँ पर एक वास्तुकला का डिजाइन होता है, और ये आर्किटेक्चर बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, वो क्या है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसे हम उरूसी आर्किटेक्चर डिजाइन के रूप में जानते हैं। तो अब देखो भाई, ये उरूसी आर्किटेक्चर डिजाइन ज्यादातर किसके लिए कॉमन होता है? ये मुगल आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, मुगल एरा का था ये उरूसी के नामक से। श्रीनगर में यहाँ पर जो है काफी थ्रेट है इस चीज को आज के टाइम पे, श्रीनगर में भी बना हुआ है, तो इसको आप याद रखना। श्रीनगर जो है वो आ, भूकंप के लिए काफी अधिक जोखिम जोखिम जोन में जाना जाता है, श्रीनगर में भी इसको काफी जोखिम जोन में कहा जाता है। और यही होता है कि अगर ऐसा कुछ रहेगा तो थोड़ा प्रोटेक्शन करने में दिक्कत हो जाती है। तो उरूसी आप याद रखिएगा, एक पर्शियन टर्म होती है जिसका मतलब होता है छिपी दुल्हन, फारसी शब्द है। उरूसी लकड़ी से बने हुए ऐसे शटर होते हैं जिनका उपयोग कंक्रीट की दीवारों की बजाय घरों के भीतर विभाजन के रूप में किया जाता है। ये जो है जापान के घरों से कुछ मिलता जुलता होता है, जहाँ लकड़ी की दीवारों को विभाजन के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें भूकंप के झटकों को झेलने की क्षमता पहले से ही होती है। तो ये भी आप याद रखना है इसके अंदर। धज्जी दीवारी कहते हैं उसको, पैच वर्क कहते हैं, फारसी में इसको धज्जी दीवारी, पैच वर्क, रजाई की दीवार के रूप में इसको जाना जाता है। और इसी से आपको सवाल पूछा जाता है। जापान में जैसे घर बनते हैं ना, उसी से मिलता जुलता है, जहाँ पर जो है भूकंप के झटकों को झेलने की काफी ज्यादा क्षमता होती है, और लकड़ी की दीवारें संरचना पर भार को भी काफी कम करने में मदद करती है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जिसको याद रखना है। बस इतना याद रखना है कि डिजाइनिंग आर्किटेक्चर होता है जो कि मुगल्स के टाइम से चलता आ रहा है, बहुत पुराना है। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लड से जो है यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कि जो फ्लड्स हैं, ग्लेशियल फ्लड्स जो है हमारी लेक फ्लड्स, उनका हमें काफी ज्यादा आज के टाइम पे ये देखने को मिल रहा है कि भाई ग्लेशियर के फटने से जो है फ्लड आने की संभावना बढ़ जाती है। क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं उसकी वजह से भारत और पाकिस्तान में लाखों लोगों को यहाँ पर जो है वो बाढ़ में आने का खतरा झेलने को मिल सकता है। करीब 15 मिलियन ऐसे लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो इस चीज को फेस कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर का पानी है वो पिघलता जाता है,
और सबसे ज्यादा इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है इंडिया, पाकिस्तान, पेरू और चाइना में। ठीक है, चार जगह पे इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, इंडिया, पाकिस्तान, पेरू और चाइना में इसका इम्पैक्ट है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्लेशियर लेक्स है यहाँ पर, बहुत बड़ी भी नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे आसपास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से अगर कभी भी ग्लेशियर में, लेक के अंदर कभी भी फट जाती है वो चीज, तो उसकी वजह से जो पूरा रीजन है वो काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाएगा। ठीक है, तो हिम जो भी नदियां हैं वो सिकुड़ती जाती है। हिम नदियों के परिणाम की वजह से एक बार वहां से जल निर्गमित होने के उपरांत निचले हिस्सों में काफी बाढ़ बन सकती है, जिसे हिम नदीय झील विस्फोट बाढ़ के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि जितनी भी हिम नदीय झील विस्फोट है, बाढ़ हिमयुग से ही आती है, किंतु पिछले कुछ समय से जलवायु परिवर्तन के कारण इसका जोखिम जो है वो काफी ज्यादा देखने को हमें मिला है। तो एक ये ऑब्जेक्टिव आप इसमें याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, हमसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, कहाँ कब कैसे, इस पे जो सवाल है वो डायरेक्टली बन सकते हैं कि भाई कहाँ पर कब कैसे, सीधा सवाल आता है इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं इसी में। ग्लेशियर लेक्स होती क्या है? जो कि ग्लेशियर्स पे बनती है ना, तो काफी ऊंचाई ऊंचाई पे बनती है, काफी बड़े बड़े लेवल पे, ऊंची ऊंची लेवल पे ये बनती हैं, जिनका नाम क्या होता है? ग्लेशियर लेक्स। अब ये जो ग्लेशियर लेक्स होती हैं, ये लेक्स बहुत ऊंचाई पे बनती हैं। हिम नदी बर्फ या हिमौर या प्राकृतिक अवसाद के जल को रोकते हैं। ये झीलें आमतौर पर पीछे हटने वाले ग्लेशियर के रिसाव के माध्यम से अपने जल को लेती हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर अवसाद का निर्माण होता है, जिसमें आमतौर पर पिघला हुआ जल ही जमा हुआ दिखता है। मतलब पिघला हुआ जो जल होता है ना, वही हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये झील जो है जलरोधी होती है, तो पिघला हुआ पानी जो है इसमें जमा रहता है, और जब भी रिसाव होता है तो झील के स्तर को ये सीमित नहीं करता है। कुछ विशेषताएं होती हैं इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे इनका जल जो है वो अचानक से ही इनमें जल शामिल होने लगता है, अचानक से ही जल जो है वो इसके अंदर भी निकलने भी लगता है। ठीक है, तो ये भी किसमें है, इसको भी याद रखिएगा, इसमें जल जो है इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी इसके अंदर आप देखोगे इन सब की वजह से जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो भी तापमान अगर हम रखें, तो उसमें क्या होगा कि जो ग्लेशियर लेक्स का पिघलना है उसको रोका जा सकता है। ठीक है भाई, अगर ग्लेशियर रोक्स को हमें रोकना है तो वो इसका एक बन सकता है कि अगर हम रोकना चाहें तो। ठीक है भाई, तो ये सब लिख लीजिए आप पूरा यहाँ तक, या आप पिक्चर भी देख सकते हैं। सॉरी, अभी मेरी शायद आवाज नहीं आ रही थी। अब मैं दोबारा से यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा सा इशू हो गया शायद रिकॉर्डिंग में कोई। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है हम लोगों का जादुई पिटारा। जादुई पिटारा जो है यहाँ पर, उसमें हुआ क्या कि अभी रिसेंटली ही एनसीईआरटी द्वारा एक सर्वेक्षण पूरा किया गया है, और उस सर्वेक्षण में यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हमारे तीसरी कक्षा के बच्चे हैं, तीसरी कक्षा का यहाँ पर जो जितने भी हमारे तीसरी कक्षा के यहाँ पर बच्चे हैं, उन सब के बारे में ही ये बोला गया है कि 37% के जो छात्र, 37% वहां के जो छात्र हैं, उनका यहाँ पर सीमित मूलभूत संख्यात्मक कौशल है,
जैसे कि संख्याओं की पहचान करना काफी कम है उनमें। साथ ही साथ 11% छात्रों में बुनियादी ज्ञान और कौशल की कमी देखने को मिली, जबकि 15% छात्रों में अंग्रेजी के जो बुनियादी कौशल है ना उसकी कमी देखने को मिली, और 30% छात्रों में काफी सीमित कौशल है। केंद्रीय मंत्री का यही कहना है कि 6 से 7 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनका दिमाग 80% या 90% तक विकसित हो जाना चाहिए। यही कारण है कि प्रारंभिक वर्षों में बेहतर वृद्धि, विकास और शिक्षण के लिए एक बेहतर अगर नींव बनानी है तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए, बेहतर नींव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका जो पूरा ऑब्जेक्टिव है वो कुछ यही इसी प्रकार का रखा गया है। तो भाई ये इसी को जादू पिटारा बोला, जादुई पिटारा के नाम से बोला गया है। जादुई पिटारा बेसिकली क्या रहेगा इसके अंदर, एक इस तरीके की एक 3 से 8 साल का जो एक वर्ष आयु वर्ष है, उसमें एक राष्ट्र निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए रखा गया, मूलभूत कौशल में सुधार के ऑब्जेक्टिव से इसको रखा गया है। केंद्र सरकार ने एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करी जिसमें जो वो है वो खिलौने, कठपुतली, कहानी इन सबको इंक्लूड करेंगे, और जो की जरूरत भी है आज के टाइम की। आज के टाइम में मैं बात करूँ तो इस तरीके की चीजों का होना जरूरी है ना। तो ये भी इसमें याद रखिएगा, इसे जादुई पिटारा बोला गया है ताकि हम लोग स्कूल का जो नींव होता है बच्चों की बनाने की, वो स्कूल के बच्चों की नींव को हम यहाँ पर एस्टैब्लिश कर सके। ठीक है भाई, 3 से 6 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर गतिविधियों के माध्यम से अच्छा सीखते हैं, जैसे कि बात करना, सुनना, खिलौनों का उपयोग करना, चित्रकारी करना, ड्राइंग करना, नृत्य करना, दौड़ना, कूदना। ये चीजें बच्चे कैसे सीख पाते हैं, ऐसे ही सीख पाते हैं। तो यहाँ पर जादुई पिटारा क्या है, बस मतलब खेल खेल में बच्चा सीख जाए। अगर बच्चा यहाँ पर खेल खेल में चीजों को सीख जाएगा तो आसानी हो जाती है। तो खेल खेल में सीखने की कोशिश को ही यहाँ पर जादुई पिटारा का नाम दिया गया है, ताकि बच्चों में भी मूलभूत शिक्षा को जिज्ञासा के रूप में लेकर के आया जाए। पाठ्य चर्चा की जाए, यहाँ पर 13 भाषाओं में इसको उपलब्ध भी कराया गया है। साथ ही साथ इसमें जो है एक नया ऐप भी है, दीक्षा प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है। इसमें जो है वो 5 क्षेत्र, शारीरिक विकास, सामाजिक भावनात्मक नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा साक्षरता विकास, सौंदर्य सांस्कृतिक विकास, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। दीक्षा पोर्टल पे अवेलेबल है। अगर आप भी चाहे तो इस ऐप को, दीक्षा ऐप को डाउनलोड करके इससे जुड़ी हुई चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है भाई, दीक्षा एक ऐप है, आप उसको देखो, दीक्षा लर्निंग के नाम से आएगा। मैंने भी इसको डाउनलोड किया हुआ है अपने उसमें। तो स्कूल्स के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। आप मतलब आप थोड़ा सा देखोगे इसके अंदर तो ये आप देख सकते हो इस पूरी ऐप को। चलिए, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, इंडिया जो है वो सोलर एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही के दिनों में ये देखा गया है कि भाई जो हमारा ऊर्जा ऊर्जा का जो उत्पादन है वो काफी बढ़ता जा रहा है। उसी रिस्पेक्ट में यहाँ पर भारत का जो ध्यान है वो ऊर्जा उत्पादन के नवीकरणीय क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित किया गया है, जिसमें इस बीच भारत की कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं, और साथ ही साथ जो भारत जो है वो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और 2026 तक आते आते भारत उद्योग हर साल इतने सौर मॉड्यूल का निर्माण करने में सक्षम हो जाएगा जो 100 गीगावाट विद्युत जो है वो उत्पन्न करने में शामिल हो पाएगा। 2030 तक जो है गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता बनाने की कोशिश की जाएगी। और सौर ऊर्जा जो है यहाँ पर उसमें यही है कि भाई भारत विशाल सौर ऊर्जा की क्षमता रखता है। लगभग 5000 ट्रिलियन किलोवाट जो है घंटा प्रति वर्ष यहाँ पे प्राप्त होती है। सो अगर हम इसको बनाएं, हम कोशिश करें इसको आगे और एक्सपोर्ट करने की भी, तो वो भी भारत द्वारा यहाँ पे किया जा सकता है। तो सोलर के पीवी जो है मॉड्यूल्स तैयार किए जाएंगे जिसमें इस सबको बनाया जाएगा। और बस अभी बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। अड़चन सबसे बड़ी यही है कि सौर मॉड्यूल की जो अमाउंट है ना वो बहुत ज्यादा है। प्लस इसमें चीनी निर्मित घटक जैसे कि पॉलीसिंक्रोन फेवर्स पर भारत सरकार द्वारा उच्च सीमा शुल्क के कारण आपूर्ति में कमी आती है। ठंडी जलवायु की तुलना में गर्म जलवायु में पीवी मॉडल काफी सरल रहता है, और तो ये भारत के लिए सही चीज है। परिवहन में भी थोड़ा सा और जो है परिवहन का पूरा जो मॉड्यूल है उसमें भी चेंज करने की जरूरत है। तो सोलर पावर प्लांट जो है वो यहाँ पर कोल्ड और सनी एरियाज में डेवलप होते हैं, और इस क्षेत्र में सौर पीवी मॉड्यूल जो है यहाँ पर वो बंजर क्षेत्रों में भी काफी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हुए हैं। तो पूरा ऑब्जेक्टिव इसका आप समझ सकते हैं, यही है। इस पूरे को आप लोग लिख लीजिएगा
और बाकी सरकार यहाँ पर काफी सौर विकिरण वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को स्टार्ट भी कर रही है, जैसे कि लद्दाख, उत्तर पूर्व ओडिशा। अब बाकी सारी चीजों पे यहाँ पर इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। ये है पूरा डिजाइन, आप देख सकते हो। इस पूरे डिजाइन के तहत इसको सरकार द्वारा करने की कोशिश की जा रही है। लास्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल लेंडिंग। जो भी हमारे बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, वो यहाँ पर डिजिटल लेंडिंग एप्स को यहाँ पर देना पैसा बंद करें। डिजिटल लेंडिंग जो है 2030 तक आते आते 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, भारत की 60% जो कंट्री का है वो पूरा डिजिटल लेंडिंग पे चल रहा होगा, डिजिटल ऋण के आधार पे चल रहा होगा। तो डिजिटल लेंडिंग यहाँ पर क्या होता है, डिजिटल लेंडिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी टूल होता है जिसके तहत आप क्या करते हो, आप सबको लोन प्रोवाइड करते हो ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। लोन प्रोवाइड होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो जो है वित्तीय संस्थानों को यहाँ पर बिक्री करने में मदद मिलती है। जिसमें क्या होता है कि आप मोबाइल ऐप के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, प्लेटफॉर्म या किसी भी माध्यम से यहाँ पर ये चीजें कर सकते हो। डिजिटल लेंडिंग जो है यहाँ पर वो प्रौद्योगिकी का काफी अच्छा उपयोग किया जाता है। यहाँ पर संवेदनशील विवरण का खुलासा अभी तक तो नहीं किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये डिजिटल लेंडिंग न्यूज में, इसे आपको और डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा सा फैक्ट्स याद रखने हैं इसके अंदर। बाकी डिजिटल के फायदे भी बहुत ज्यादा है, आप लोगों को मैं कई बार बता चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। यहाँ पर आर्टिकल न्यूज में था इसलिए मैं करवा रही हूँ, बट इसमें आपको यही याद रखना है कि फायदे भी इसके अच्छे खासे हैं, कई सारे फायदे हैं। बाकी इसके चैलेंजेस भी हैं। हाँ, इससे ये है कि भाई आपको फायदा ये मिल जाता है कि आपका जितना भी पूरा डिजिटाइजेशन है सारा एक साथ इकट्ठा तैयार हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता काफी अच्छी है। छोटे निर्णयों में बदलाव से ग्राहकों की निराशा काफी कम हो जाती है। अधूरी फाइलें जो पुरानी पड़ी हुई हैं वो भी उसमें विलम्ब नहीं होता। ग्राहक को साथ मतलब एक तरीके से एक अच्छा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट करने में जरूरत में जो है वो सही रहता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें बन जाती हैं। साथ ही इसके चैलेंजेस भी काफी सारे, बहुत सारे जो है, बड़ी संख्या में अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म है, मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये सारे देखने को मिलते हैं, तो उनके पीछे जो काफी सारे छिपे हुए शुल्क देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर उच्च स्तरीय तरीके यहाँ पर लोगों द्वारा अपनाए जाते हैं। उधारकर्ता की मोबाइल फोन पर डेटा अभिगम करने के लिए विभिन्न समझौतों का भी दुरुपयोग किया जाता है। बाकी इंडिया इसको पूरा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया जो है पूरी कोशिश करता है कि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के पूरे माध्यम को अपनाएं, उसी से आगे बढ़े, उसी में जो जो चीजें लिखी हुई हैं उसी को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की गई है। ठीक है भाई, बाकी नए नए रूल्स लेके आना और इसमें ट्रांसपेरेंसी को और इम्प्रूव करना, वो सब भी सरकार द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। ये था हमारा पूरा ये वाला आर्टिकल। आज हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे, बस इसको याद रखिएगा। बाकी देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आती हूँ हमेशा, वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दूं। तो अभी हमारा एक नया आर्टिकल आया है कि सुपोषित माँ, सुपोषित माँ एक अभियान चलाया गया है। लोकसभा स्पीकर जो है अभी हमारे ओम बिरला, उन्होंने सुपोषित माँ अभियान के नाम से अभी ही स्टार्ट करा। ये काफी अभी ज्यादा न्यूज में था, मतलब कल कल में न्यूज में था। पहले ही स्टार्ट हो गया था पर न्यूज में अभी आया एकदम से ही ज्यादा। तो क्या होता है कि सुपोषित माँ का मतलब क्या है, हर माँ को क्या मिले, पोषण से भरा हुआ खाना मिले। इसका मतलब ही यही है, सुपोषित मतलब हर माँ को पेट भर के खाना मिले। तो ये जो है कोटा राजस्थान में इसको स्टार्ट किया गया था। और जो हमारा महिला विकास मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो लोकसभा स्पीकर ने यहाँ पर 1000 महिलाओं को यहाँ पर एक महीने के लिए खाने की आइटम दी, और ऐसे ही बच्चे की हेल्थ के लिए जो भी ब्लड टेस्ट, मेडिकल वगैरह चीजें होती है वो दिए। 1000 किट ऐसी बांटी गई है। कितनी यहाँ पर, 17 किलो की यहाँ पर बैलेंस डाइट के लिए 1000 किटों को यहाँ पर बांटा गया है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। और अभी 2022 में दोबारा कोटा में इसको स्टार्ट किया गया था, जिसमें 3000 वुमेन को यहाँ पे दिया गया था। तो ये हर माँ और हर बच्चे को यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। और ये रांग जम मंडी क्षेत्र में सुपोषित माँ अभियान का उद्घाटन किया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है।
लोकसभा स्पीकर ने यहाँ पर ये इसको स्टार्ट करा है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। अब देखो यार, इंक्लूसिव वर्ड कहीं भी आता है ना जिसका एक सीधा सा मीनिंग होता है कि हर एक को इंक्लूड करना, ठीक है। अनुभूति का मतलब यही होता है कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पर इंक्लूड करके चलना। तो ये इंडिया का बहुत बड़ा पार्क बनाया जा रहा है जिसमें क्या किया जाएगा, इंडिया के जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर चीजें हैं, मतलब बहुत बड़ा पार्क है, नागपुर महाराष्ट्र में स्टार्ट किया अनुभूति इंक्लूसिव पार्क के नाम से, जिसमें जितने भी डिसेबल्ड पर्सन है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है भाई। और ताकि वो वहां पे जाके टच कर सके, स्मेल कर सके, वाटर थेरेपी, ये सारी चीजों का आनंद वहां पे ले सके। नागपुर महाराष्ट्र में नितिन गडकरी ने अभी ही इसको यहाँ पर स्टार्ट करा है, इसको लिख लीजिएगा। पार्क जो है वो स्पेशली यहाँ पर इंक्लूसिव सोसाइटी को, तभी इसका नाम अनुभूति रखा गया ताकि हर कोई अनुभूति यहाँ पर कर सके। तो नागपुर जो है वो काफी अच्छी और काफी ब्यूटीफुल सिटी में रही है, तो अभी तो नागपुर में स्टार्ट किया पारदी कैंपस में, बाकी धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। 12 करोड़ यहाँ पर इसको लगाए गए हैं। वर्ल्ड का पहला इंक्लूसिव डिसेबल्ड पार्क है, दिव्यांग पार्क है, समावेशी दिव्यांग पार्क। 12 करोड़ में बनाया, किसने बनाया है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा इसको बनाया गया। बाकी भी इसमें और भी नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाए। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? तो आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं था, मैंने आपकी बात को ध्यान में रखा कि लेक्चर ज्यादा बड़ा ना रहे ताकि हर स्टूडेंट के लिए इजी रहे थोड़ा सा सुनना। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहे, बाकी इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, सुनिएगा सब लोग, और कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। जो भी सारी कभी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप पूरा लिखते रहिए, लर्न करते रहिए सारी चीजों को, क्वेश्चंस को करना ना भूलें। क्वेश्चन मैं लाती ही इसलिए हूं ताकि आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट तो बता सकूं, क्वेश्चन को करना कोई भी स्टूडेंट ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।